नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आजकल ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार हिंदुस्तान से नहीं बाहर से चल रही है। आप लिस्ट उठाकर देख लीजिए, हमारे विदेश मंत्री जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, वो गए हुए हैं रशिया। जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजित डोभाल साहब, वो गए हुए हैं चाइना। इसके अलावा पीयूष गोयल जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, वो गए हुए हैं जापान। निर्मला सीतारमण जी जो प्याज लहसुन नहीं खाती हैं, वो गई हुई हैं कनाडा और यूएस। और सबसे ज्यादा चर्चा जिसकी है मोहन भागवत की है, मोहन भागवत गए हुए हैं यूएस। आरएसएस के लोग यूएस लगातार जाते रहते हैं। बताया जाता है कि यूएस से यानी अमेरिका से आरएसएस को अच्छा खासा पैसा मिलता है। वहां से जो इंडियंस रहते हैं काफी सारा पैसा आरएसएस को भेजते हैं। बाकियों के लिए एफसीआरए है, फलाना है, ढिमका है, लेकिन आरएसएस के लिए तो खुली छूट है, जहां से जितना माल आए ले आओ। अमेरिका आरएसएस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इससे आप समझ सकते हैं कि बीच में खबर यह आई थी कि आरएसएस ने बाकायदा एक एजेंसी को अपनी एडवोकेसी के लिए हायर किया था। अब दुनिया भर की सरकारें वहां एजेंसीज को हायर करती हैं, लेकिन एक संगठन अमेरिका में क्यों हायर कर रहा था, या एक संगठन ने अमेरिका में क्यों हायर किया है एक एजेंसी को, यह सवाल बड़ा बन गया था, जिसके बाद कोई खास जवाब नहीं आया। अब मोहन भागवत साहब गए हुए हैं तो समझ में आ रहा है कि अमेरिका में क्यों जरूरत है अपनी इमेज बिल्डिंग की। आरएसएस की इमेज अमेरिका में क्या बनी है। आपको याद ही होगा कि उनके जाने से पहले ही सवाल अमेरिका की एक एजेंसी ने उठाया था और कहा था कि मोहन भागवत को बैन कर देना चाहिए। लेकिन वो तो एक एजेंसी थी। अब जोहरान ममदानी ने, जो न्यूयॉर्क शहर के मेयर हैं, युवा लीडर हैं वहां के और इस समय काफी चर्चित हैं, उन्होंने जिस तरह से मंगलवार को, पिछले ट्यूसडे को, ये बात कही कि वो मोहन भागवत के कार्यक्रम के विरोधी हैं, वो बात बड़ी बन गई है। मेडिसन के स्क्वायर गार्डन में होना है मोहन भागवत का प्रोग्राम। जब पहुंचे वहां पर तो उनको तिलक विलक सब लगाया गया और उन्होंने कहा कि ये जो कार्यक्रम होने वाला है, जोहरान ममदानी ने कहा कि ये जो कार्यक्रम होने वाला है, मैं उसके समर्थन में बिल्कुल नहीं हूं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं नहीं जानता कि इस प्रोग्राम को रद्द करने का मेरे पास कोई हक है कि नहीं। ये प्राइवेट प्रोग्राम है, कोई सरकारी प्रोग्राम नहीं है। सरकार ने नहीं बुलाया है, वहां के कुछ लोगों ने पैसा वैसा खर्च करके बुलाया होगा। तो एक प्राइवेट प्रोग्राम को 29 अगस्त को जो होना है, वो प्राइवेट प्रोग्राम मैं कैंसिल कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस रैली का समर्थन नहीं करता। और यह भी कहा कि एक ऐसे समाज में जहां डाइवर्सिटी है, जहां अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, जो एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक इंडिया है, उसको ऐसे लोग, मोहन भागवत जैसे लोग जो नफरत फैलाते हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने की जो आरएसएस और मोहन भागवत के खिलाफ जाती। अब देखिए, मोहन भागवत और आरएसएस, सारी दुनिया इनके बारे में जानती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 50 ऐसी किताबें आपको मिल जाएंगी जिसमें आरएसएस के बारे में, उसकी हकीकत को लोगों ने लिखा है। दुनिया भर में इसको न केवल एक राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, बल्कि माना जाता है कि भारत के अंदर जो तमाम सारी सांप्रदायिक दिक्कतें होती हैं, कभी ईसाइयों का चर्च गिराया जा रहा है, कभी मुसलमानों के ऊपर हमला हो रहा है, दुनिया भर में लोग मानते हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं आरएसएस का हाथ होता है। जोहरान ममदानी को अगर छोड़ भी दें तो अमेरिका के अंदर जो प्रोग्रेसिव हिंदूज हैं, वो भी मोहन भागवत का विरोध कर रहे हैं, आरएसएस के प्रोग्राम का विरोध कर रहे हैं। वैसे मेरे लिए ये मजेदार है। देखिए, जोहरान ममदानी को तो मैं समझता हूं, जोहरान ममदानी नेतन्याहू के खिलाफ भी बात करते हैं, तो उनको पूरा हक है कि वो मोहन भागवत के खिलाफ भी बात करें। जोहरान ममदानी ये कह सकते हैं कि मैं हर तरह की सांप्रदायिकता के खिलाफ हूं। लेकिन अमेरिकी प्रशासन का जब कोई आदमी इस तरह की बात करता है तो मुझे हंसी आती है कि एक तरफ ज़ायनिज्म को पालोगे तो दूसरी तरफ आरएसएस के खिलाफ कैसे बोल पाओगे। बहुत सीधी सी बात है कि जब कट्टरपंथ का विरोध करना होगा तो सारे हर तरीके के कट्टरपंथ का विरोध करना होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर आरएसएस के लोग अमेरिका इतना जा क्यों रहे हैं। इसके पहले एक साहब गए थे, आपको याद होगा, बाकायदा एक कार्यक्रम में बैठे थे, वहां पर यहां तक कह गए थे कि हम तो अमेरिका की हर बात मान रहे हैं। अमेरिका ने कहा रशिया से तेल मत खरीदो, तो हमने खरीदना बंद कर दिया। अमेरिका ने कहा अब रशिया से तेल खरीदो
तो हमने तेल खरीदना शुरू कर दिया। अमेरिका ने जो ट्रेड डील प्रपोज की वो हमारे लिए नुकसानदायक थी, फिर भी हम उसको मानने को तैयार हैं। इतना सब हम कर रहे हैं, फिर अमेरिका हमसे सवाल क्यों पूछ रहा है, अमेरिका हमारे खिलाफ क्यों है, ये सब वहां बोल के चले आए थे। जब उस पर बवाल मचा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने जो कहा था वो गलत था, कहा तो सही ही था। बवाल मच गया तो दिक्कत हो गई, उनको लगा अरे अरे हकीकत में वहां बोल रहा था। ये तो पूरा हिंदुस्तान जान गया कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी कैसे अमेरिका के सामने झुके हुए। खैर वो एक प्रसंग था, लेकिन इस बार मोहन भागवत क्या करने गए हुए, आरएसएस के लोग भाग भाग कर अमेरिका क्यों जा रहे हैं, ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट बात है। देखिए अभी जो अमेरिका गए हुए हैं मोहन भागवत, उनका यह कहना है कि आरएसएस का 100वां साल चल रहा है और दुनिया भर में वो संपर्क कर रहे हैं। अब दुनिया भर में संपर्क तो क्या ही कर रहे हैं, जिस प्रोग्राम में वो हिस्सा ले रहे हैं मेडिसन स्क्वायर गार्डन पर, उस प्रोग्राम का नाम है यूनिवर्सल वननेस और कहा जा रहा है कि तकरीबन 5000 लोग इसमें आएंगे। लेकिन ये जो 5000 लोग आएंगे वो इंडियन लोग हैं जो अमेरिका में रहते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जाते हैं तो हाउडी इंडिया करने के लिए इंडियन लोगों को जुटाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में बताया गया था कि बाकायदा अलग अलग शहरों से भर भर के लाया गया था लोगों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में ये कोई ऑस्ट्रेलियंस नहीं थे, ये कोई वहां के मूल निवासी नहीं थे, ये या तो ऐसे इंडियंस थे जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं लेकिन इंडिया के नागरिक हैं, या ऐसे लोग थे जो ऑस्ट्रेलिया में रहते रहते ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता ले चुके हैं, सिटीजनशिप ले चुके हैं, लेकिन रहने वाले हिंदुस्तान के ही हैं। मोहन भागवत को भी सुनने ऐसे ही लोग आने वाले हैं जो बेसिकली हिंदुस्तानी हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर दुनिया भर के लोग जाते रहते हैं अमेरिका में, मोहन भागवत के जाने से जोहरान ममदानी या कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस या फिर जो वहां के प्रोग्रेसिव हिंदूज हैं उनको प्रॉब्लम क्यों है? देखिए बहुत सीधा सा मामला है कि हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में जो इमेज रही है 2014 के पहले, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि यहां दंगे नहीं हुए, मैं ऐसा भी नहीं कहता हूं कि यहां पर हिंदू मुसलमान जो हैं उनके बीच में कोई दिक्कत नहीं हुई, यहां पे तमाम तरह की दिक्कतें हुई। 84 में दंगा हुआ सिखों के खिलाफ, 90-92 में मुसलमानों के खिलाफ दंगा हुआ, उसके पहले भागलपुर में दंगा हुआ है। आप देखेंगे तो दंगों का इतिहास हमारे बंटवारे से पहले से शुरू होता है और चला आता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दंगे हुए हैं, जहां 2-4 बर्तन होंगे वो आपस में खड़केंगे, कहावत कही जाती है, तो दंगे भी हुए हैं, लड़ाइयां भी हुई हैं, सब हुआ है। लेकिन इसके बावजूद अगर पूरी दुनिया में हमारी इमेज ये रही कि हिंदुस्तान में सारे धर्मों के लोग मिलजुल के रहते हैं, तो उसकी वजह यह थी कि हमारी जो हुकूमतें रहीं, हमारी जो सरकारें रहीं, उन्होंने कभी इस तरह की चीज को बढ़ावा नहीं दिया। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी एकता की बात करती रहीं, वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करती रहीं कि हाँ हम अलग अलग हैं, हमारे मजहब अलग हैं, हमारी जबान अलग है, हमारा इलाका अलग है, हमारा कल्चर भी अलग हो सकता है, लेकिन सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में हर इंसान को यह हक है कि वो अपने तरीके से जी सके, अपने तरीके से रह सके और अपनी जिंदगी चला सके। ये जो हमारी हुकूमतें थीं, जो हमारी सरकारें थीं, उनका एक उसूल रहा और इसीलिए पूरी दुनिया में हमारी इमेज जो रही वो एक सेकुलर डेमोक्रेटिक देश की रही। आरएसएस आपको लगता है हिंदुस्तान के अंदर काम करता है? नहीं, आरएसएस की अलग अलग शाखाएं यूरोप में भी हैं और अमेरिका में भी हैं। और ये जो शाखाएं हैं, दुनिया जानती है कि आरएसएस सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, आरएसएस ईसाइयों के खिलाफ भी है। ग्राहम स्टैंस पर जब हमला हुआ था और उनकी पूरी फैमिली को उड़ीसा में जला दिया गया था, तो जिन लोगों का नाम आया था उसमें आरएसएस के लोग भी थे। इसके अलावा भी कंधमाल में जो ईसाइयों के खिलाफ बड़ा दंगा हुआ था उसमें भी आरएसएस के लोग शामिल थे। अभी आप देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर, उड़ीसा के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ईसाइयों के खिलाफ भी लगातार हिंसा बढ़ी है। कल के वीडियो में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था। तो जाहिर सी बात है कि दुनिया जानती है कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो हिंसक कार्रवाइयां करता है, उनका समर्थन करता है और साथ में धार्मिक वैमनस्य जिसको कहते हैं, मजहबी नफरत जिसको कहते हैं, उसको बढ़ावा देता है। और इसीलिए आरएसएस अपनी इमेज बिल्डिंग की कोशिश कर रहा है, तो आरएसएस की हकीकत जानने वाले लोग उसकी हकीकत को बता रहे हैं। और आप देखिए
इस तरह की जो कार्रवाइयां हुई हैं उसका क्या असर हुआ है, इसके 2 एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। अक्सर कहा जाता है कि मोदी जी ने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। वैसे मैं कहता हूं देश को कहां से कहां पहुंचा दिया, किस ऊंचाई से किस गड्ढे में पहुंचा दिया। लेकिन मोदी जी के भक्त कहते हैं कि मोदी जी के शासन में देश का बड़ा विकास हो गया। मैं आपको एक रिसर्च बताता हूं। यह रिसर्च किया है टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी के 2 लोगों ने, और उन दोनों में कोई हिंदुस्तानी नहीं है। दोनों का नाम भी मैं आपको बता दूं, नाम है केविन ग्रियर और रॉबिन ग्रियर। इन दोनों लोगों ने मिलकर एक रिसर्च किया है जिसका नाम है प्रोमिसेस गवर्नेंस एंड ग्रोथ इन इंडिया अंडर मोदी एंड द बीजेपी। यानी वादे हैं, सिर्फ वादे हैं। और सब्जेक्ट जो इन्होंने दिया हुआ है वो मोदी और बीजेपी के अंडर में इंडिया के अंदर जो गवर्नेंस का ग्रोथ हुआ है उस पर इन्होंने रिसर्च किया है। और इस रिसर्च में इनका मानना है कि अगर नरेंद्र मोदी 2014 में चुनाव हार गए होते, यानी अगर 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनी होती, तो हिंदुस्तान की स्थिति हर तरह से बेहतर होती। हिंदुस्तान और ज्यादा डेमोक्रेटिक तो होता ही, और ज्यादा अमीर भी होता। इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो भी हिंदुस्तान की बेहतर हुई होती। ये रिपोर्ट बताती है कि जब से मोदी सत्ता में आए हैं, 10 साल उनको हो गया, अगर 10 ऐसे स्टैंडर्ड देखे जाएं जिससे ये निकाला जाता है कि कोई भी सरकार कैसा काम कर रही है, तो तकरीबन हर स्टैंडर्ड से भारत में गिरावट आई है। अगर जीडीपी प्रति व्यक्ति पर कैपिटा जीडीपी की बात करें तो उसमें भी गिरावट आई है। 2014 तक जो व्यवस्था चल रही थी वो अगर चलती रहती तो 2023 में भारत की जो पर कैपिटा इनकम होती वो आज जो पर कैपिटा इनकम है उससे $1000 ज्यादा होती। बाकी तो चीजें आप छोड़ ही दें। पॉलिटिकल करप्शन बढ़ा है, इस रिपोर्ट का मानना है। डेमोक्रेसी नीचे गई है, जो लिबरल डेमोक्रेसी है उस पर खतरा बढ़ा है। जो लोगों के बोलने की आजादी है वो कम हुई है। जो रिलीजियस फ्रीडम थी, धार्मिक आजादी थी, वो कम हुई है। संगठन बनाने की आजादी कम हुई है। कानून के सामने सब लोग समान होते हैं, सब बराबर होते हैं, ये चीज कम हुई है। कानून के तहत सबको सम्मान और हिफाजत मिलना चाहिए, ये चीज कम हुई है। और इसके अलावा भी संसद की फंक्शनिंग वगैरह भी कम हुई। तो एक तरफ मोदी के सरकार में ये रिसर्च बता रही है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ धीरे पड़ी है, और दूसरी तरफ जो एक डेमोक्रेसी हमारी थी, जहां अभिव्यक्ति का अधिकार था, जहां बाकी सारी चीजें थी, जहां हर मजहब को बराबर की इज्जत मिलती थी, वो सब भी कम हुआ है। आप समझ रहे हैं? यहां पर भक्त चाहे जो भी माहौल बनाए कि देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हकीकत यह है कि देश तकरीबन हर मामले में पीछे गया। और बताने की जरूरत नहीं है, आपको याद होगा 64 रुपए लीटर और 60 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल होता था, तब ये लोग चिल्लाते थे महंगाई महंगाई। आज 100 रुपए क्रॉस कर गया है, वो भी एथेनॉल मिलाकर, और ये कह रहे हैं सब चंगा सी। एक लेखपाल पटवारी होता है, उसने लिख दिया भाजपा के शासन में, यूपी में उसने लिख दिया कि शक्कर महंगी हो गई है मित्र, और चाय जो है वो खतरे में पड़ गई है। इतने पर उसको सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, सरकारी कर्मचारी है, सरकारी कोई बात नहीं कर सकता, पॉलिटिकल बात नहीं कर सकता, लेकिन शक्कर महंगी हो गई है, चीनी महंगी हो गई है, ये तो आम आदमी की प्रॉब्लम है, इसमें पॉलिटिकल क्या है? और अगर उसने मजाक में लिख दिया कि चीनी अब महंगी हो गई है और चाय खतरे में आ गई है, तो इसके लिए उसको सस्पेंड कर दिया गया। आज एक वीडियो आया, एक छोटा सा बच्चा बिहार में 10-12 साल का है, उसको पुलिस पकड़ कर ले जा रही है, गाड़ी में ले जा रही है। जो कुछ जंतर मंतर पे हुआ, दुनिया भर के अखबारों ने कवर किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि वहां जितनी लाठियां चली, जितनी कील वाली लाठियां चली, जिस तरह से पैलेट गन चली, वो जरूरत से कहीं बहुत बहुत ज्यादा थी। दुनिया देख रही है, और दुनिया जानती है कि इन सब के पीछे आरएसएस है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के पीछे आरएसएस है। जिन लोगों को सड़कों पर खुला छोड़ा गया है वो आरएसएस के लोग हैं। रावण की तरह 10 चेहरे हैं, और 10 चेहरों से 10 बातें होती हैं। एक आदमी आकर कह देगा नहीं नहीं ऐसा गलत है और युवाओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसी आरएसएस का एक दूसरा आदमी आकर कहेगा कि ये सब एंटी नेशनल है, और एक तीसरा आदमी कहेगा कि ये जो महिलाएं हैं इनका अगर, क्या मैं कहूं, कहने में जबान कटती है, कि इनका अगर सामूहिक रेप हुआ होता तो इनको मजा आता। सोचिए,
तो कोई परवर्ट कह सकता है, कोई घटिया आदमी कह सकता है, दिन रात पोर्न देखने वाला आदमी कह सकता है, लेकिन कहा, और आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति ने कहा। उसको गिरफ्तार किया गया था केरला में, पता नहीं छूटा है जमानत पे या अभी भी जेल के अंदर है, लेकिन ऐसे आदमी को तो गिरफ्तार किया ही जाना चाहिए था। इनके जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप देखिए किस तरह की गालियां देते हैं, किस तरह लोगों की जबान बंद करने की कोशिश की जाती है, पत्रकारों को उठा लिया जाता है। देवरिया की बात मैं बार बार दोहरा रहा हूं, मुझसे कहा गया था कि यह मुद्दा जरूर उठाइए। देवरिया एक जिला है यूपी में जहां का मैं भी रहने वाला हूं। वहां एक युवा ने 2 स्कूलों की हालत खराब थी, उसका वीडियो बना दिया, तो उसके खिलाफ केस कर दिया गया। ये डेमोक्रेसी का गिरना है कि नहीं? लगातार महंगाई का बढ़ता जाना, लगातार बेरोजगारी का बढ़ता जाना, यह इकॉनमी का सत्यानाश है कि नहीं? लाखों लोग नहीं, लाखों लोग तो पहले कहा जाता था। 90% लोग ऐसे हैं इस देश के जो 2 टाइम का खाना बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हैं। और दूसरी तरफ सरकार करोड़ों करोड़ विज्ञापन पर खर्च करती है, हजारों करोड़ विज्ञापन पर खर्च करती है। मंत्रियों का जो बंगला है, मंत्रियों के जो बंगले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनकी सजावट में सैकड़ों करोड़ खर्च कर देती है हर साल। तो अगर ये रिपोर्ट ऐसा कह रही है तो इसमें क्या गलत है? और एक आध रिपोर्टें नहीं है, आप देखते चले जाइए। एक कमेटी है, यूएन कमेटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो गैर बराबरी होती है, जो भेदभाव होता है, उसको दूर करने के लिए ये यूनाइटेड नेशन की कमेटी है। शार्ट में इसको कहते हैं यूएनसीईआरडी। यूएनसीईआरडी का कहना है कि इंडिया के अंदर बड़ी संख्या में लोगों के ह्यूमन राइट्स पर वायलेशन हो रहा है। उनका कहना है कि इसमें आदिवासी शामिल हैं, इसमें दलित शामिल हैं और इसमें रोहिंग्या शरणार्थी शामिल हैं। बाकायदा बयान उनका आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत में जो नफरत भरे भाषण हैं और जो हेट क्राइम है, उनसे निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। यहां तक उन्होंने कहा है कि बांग्ला बोलने वाले मुसलमानों को निशाना बनाने की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है। हम जानते हैं जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा खुलेआम मियां मियां करता है तो फिर यह रिपोर्ट क्या करेगी? हम जानते हैं कि बंगाली मुसलमानों के साथ क्या हुआ है, कैसे जबरदस्ती उठाकर उनको बांग्लादेश में फेंक दिया गया है, कुछ को वापस बुलाना पड़ा है। और जब यह सब हो रहा है तो दुनिया देख रही है, और जब यह सब हो रहा है तो दुनिया जानती है कि इसके पीछे असल ताकत जो है वो आरएसएस है। गुलवर्कर की एक किताब है जिसमें तमाम सारे लेख हैं, उसमें इनका एक इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि आरएसएस का जो कार्यकर्ता होता है वो जमूरे की तरह होता है और आरएसएस का जो लीडर होता है वो मदारी की तरह होता है। मदारी कहता है जमूरे पत्रकार बन जा, तो वो पत्रकार बन जाते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे पत्रकार दिखते होंगे जिनको देखकर लगता होगा कि ये पत्रकार हैं या आरएसएस के कार्यकर्ता। फिर मदारी कहता है जा इंटेलेक्चुअल बन जा, तो वो विश्लेषक बन जाते हैं। फिर मदारी कहता है जा नेता बन जा, तो वो नेता बन जाते हैं। फिर मदारी कहता है जा लठ उठा ले, तो वो लठ उठा लेते हैं। तो आरएसएस है जिसकी पार्टी है बीजेपी, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। आरएसएस के चीफ को जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाती है और देश में विपक्ष के नेता की सिक्योरिटी कम कर दी जाती है, तो दुनिया जानती है कि सरकार को आरएसएस चला रही है। इसीलिए मोहन भागवत जब अमेरिका पहुंचते हैं तो जोहरान ममदानी का बयान तो आता ही है, वहां की एक कमेटी भी इसकी मुखालिफत करती है और वहां के प्रोग्रेसिव हिंदू भी इसकी मुखालिफत करते हैं। दुनिया देख रही है, दुनिया समझ रही है, दुनिया जान रही है कि भारत के अंदर कैसे एक डेमोक्रेसी को तानाशाही में बदलने की कोशिश की जा रही है। बेहतर तो ये होता कि इस देश के लोग भी देखते और जानते, समझते, सोचते कि तानाशाही अगर आई तो सबसे ज्यादा नुकसान उनका अपना होने वाला है और हो भी रहा है। 90 रुपए किलो चीनी खरीदना है, लेकिन जबान पर ला दी तो सस्पेंशन हो जाएगा, जबान पर अगर ला दी बात तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ये तानाशाही नहीं तो क्या है? 10-12 साल के बच्चे को गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तार करने का मतलब ये नहीं होता है कि जेल में ही डाल दो। अगर पकड़ के गाड़ी तक भी ले जाया जा रहा है तो यह गिरफ्तारी ही है। लड़कियों को माफी मांगनी पड़ रही है क्योंकि जंतर मंतर पर उन्होंने सरकार की मुखालिफत की थी। यह सब तानाशाही नहीं है तो क्या है? और इस तानाशाही से मिला क्या है? जबरदस्त महंगाई, जबरदस्त बेरोजगारी और जबान पर ताला। अगर ये सब पसंद है तो फिर
भक्ति करते रहिए, और अगर नहीं पसंद है तो जबान खोलना सीखिए। हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, हिंदुस्तान जितना मेरा है उतना आपका भी है, जितना किसी नेता किसी मंत्री का है उतना या उससे भी ज्यादा हमारा और आपका है। बताइएगा आपको क्या लगता है कमेंट में। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।